अब बोहर जी ने ये भी बताया कि जैसे कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, सेकंड शेल में कितने आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया कि पहले शेल में कितने आने चाहिए, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, थर्ड में कितने होने चाहिए, फोर्थ में कितने होने चाहिए बच्चे। उन्होंने इसका एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला क्या था बच्चे? वो फॉर्मूला था 2n², ठीक है ना। तो उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया वो इस फॉर्मूले की वजह से किया, 2n²। मान लो अगर मेरे को पहले सर्कल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 डाल देंगे इस 2n² में। तो जैसे ही हम n की वैल्यू इस 2n² में 1 डालेंगे तो 2 इंटू n की वैल्यू 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब पहले शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर हम क्या करें बच्चे, सेकंड शेल यानी कि सेकंड सर्कल में देखना चाहें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम फिर से फॉर्मूला लगा देंगे 2n²। क्या लगा देंगे बच्चों, 2n²। तो यहां पे हम n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 इंटू n की वैल्यू n का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाता है बच्चे 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8। मतलब सेकंड सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम अगले में, मतलब मान लो थर्ड शेल में कितने आएंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, थर्ड शेल में 3, तो 2n² की बात करेंगे बच्चे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 डालिए ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 9। मतलब जो मेरी थर्ड शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना बच्चे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2n² के फॉर्मूले की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले सर्कल में 8 आएंगे, अगले वाले थर्ड में 18, फिर उससे अगले वाले में कितने आएंगे बच्चे, 2n² रूल के अकॉर्डिंग डालेंगे। बट बच्चे ये चीज ध्यान रखना कि जो हमारा सबसे बाहर वाला शेल होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारा सबसे बाहर वाला शेल होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए जो हमारा लास्ट वाला है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बच्चे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि पहले वाले सर्कल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगले वाले में 8, फिर इससे अगले वाले में 18, और लास्ट वाले में बच्चे मैक्सिमम 8 घूम सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे को फोर्थ सर्कल में देखना हो, एग्जाम्पल अगर मेरे को फोर्थ सर्कल में देखना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन घूमने होंगे, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, और 2n² करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 2 जो होता है 32। मतलब फोर्थ शेल में क्या होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी तरीके से हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं। बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बच्चे? तो जब हमने क्या करे, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड कर दिए, तो हमें लगा कि यार इन्हें ना एक पीरियडिक टेबल में अरेंज करना चाहिए, क्योंकि इनकी एक एक करके स्टडी करना काफी ज्यादा टाइम ले लेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, जिस एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे और जितने प्रोटॉन थे, जिस एलिमेंट के एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे और जितने प्रोटॉन थे, हमने उसको उतना ही एटॉमिक नंबर दे दिया। एग्जाम्पल, अगर किसी एलिमेंट के एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो या 1 प्रोटॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो जाएगा। अगर किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो या 2 प्रोटॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी 2 हो जाएगा। अगर किसी एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 प्रोटॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी 3 हो जाएगा। ऐसे ही किसी एलिमेंट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो या 4 प्रोटॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी 4 हो जाएगा। आइए इसे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि है बच्चों लिथियम एटम, है ना। तो जो हमारा लिथियम है बच्चे, इसके अंदर कितने हैं प्रोटॉन, कितने हैं बच्चे, 3 है। कितने प्रोटॉन है प्यारे बच्चों, 3 प्रोटॉन है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 है। तो इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होगा बच्चे, इसलिए जो इसका एटॉमिक नंबर होगा बच्चे, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं।
अब हम बात करते हैं बच्चे एटॉमिक मास के बारे में। बच्चों एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास किसी भी एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एटम होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है बच्चों। तो इसलिए जो हमारा एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जो एटॉमिक मास होता है बच्चे वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इसलिए जो हमारा एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है बच्चे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे? दैट विल बी द इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, पता चल गया ना बच्चों, अभी बताया था आपको। ओके, आइए कुछ का एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं, कुछ एलिमेंट्स का। तो बच्चे जैसे एग्जांपल है हमारे पास कार्बन, है ना। तो जो हमारा कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 6। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 6 एटॉमिक नंबर होता है बच्चे कार्बन का। कितना? 6 होता है, ठीक है ना। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 6 होता है। ओके, तो मैंने बताया था कि जो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारे कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चे? 6 होते हैं, ठीक है ना। बट हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, 0 के बराबर होता है। तो उसलिए इसका मास काउंट नहीं करते, केवल हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास काउंट होते हैं। क्योंकि हमारा एटम 3 चीजों से मिलकर बना है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है तो बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसलिए जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चे? 6 हैं। और इसके अंदर बच्चे जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो भी 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर मेरे को इसका एटॉमिक मास निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा? बताया था ना, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं क्या कर दूंगा? इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दूंगा। 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसलिए इसका एटॉमिक मास 12 होगा। हम ये भी कह सकते हैं बच्चे, मैंने बताया था कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है ना बच्चे, हम उसे एटॉमिक नंबर के डबल लिख देते हैं जनरली, है ना। क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होते हैं वो एटॉमिक नंबर के डबल आते हैं। जैसे इस कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो इसका एटॉमिक मास इसका दुगना हो गया। कितना बच्चे? 12। ओके, आइए थोड़ा ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? 8 है। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बच्चे? इसका दुगना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसका दुगना। वो कितना हो जाएगा बच्चे? 16। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका? 16। बट कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है बच्चे वो दुगने से एक ज्यादा भी आ जाता है, ठीक है ना। वो कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे कि हमारा सोडियम बच्चे। क्या? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चे वो होता है 11। बट जो इसका एटॉमिक मास होता है वो होता है दुगने से एक ज्यादा, 23, ठीक है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है, या तो एटॉमिक मास सीधा दुगना होगा एटॉमिक नंबर का, या दुगने से एक ज्यादा होगा। और दुगने से एक ज्यादा किस किस का होता है? जैसे कि सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। मेनली यही कुछ एलिमेंट्स है बच्चे जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका एटॉमिक मास होता है दुगने से एक ज्यादा यानी कि 35। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आइसोटोप्स। बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ओके, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइए जानते हैं बच्चे। जैसे कि आपको ये फिगर दिख रही होगी, मेरे पास ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। क्या है?
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के 3 अलग अलग टाइप्स के एटम्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के 3 अलग अलग टाइप के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं बच्चे। पहला होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। क्या होता है प्यारे बच्चों ये? दिस वन इज प्रोटियम, इसे हम कहते हैं बच्चों प्रोटियम। जो हमारा दूसरा आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का, उसे हम कहते हैं बच्चे ड्यूटेरियम, ये रहा ड्यूटेरियम। और जो हमारा तीसरा है बच्चे, वो है तीसरा आइसोटोप, इसे हम कहते हैं ट्रिशियम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रिशियम। अब इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 1। इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर, बट इनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, ये रहा हमारा एटॉमिक मास, तो इस वाले का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे? प्रोटियम का होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है ना। इसका जो एटॉमिक मास है बच्चे 2 होता है, इसका दुगना है ना। और जो ट्रिशियम होता है उसका जो एटॉमिक मास है बच्चे वो होता है 3। क्या होता है बच्चे? 3 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे? यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है। हाइड्रोजन इसका भी 1 है, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर है, इसका भी 1 है, बट इनके एटॉमिक मास डिफरेंस है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक आइसोटोप्स है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसका नाम है क्लोरीन, ठीक है ना। तो आइसोटोप्स का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है क्लोरीन, मतलब इसका भी एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग अलग होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो जो हमारा क्लोरीन होता है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका भी, इस क्लोरीन का भी 17 है, इस क्लोरीन का भी 17 है, इस क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17 है। ये 3 क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे से अलग हैं। किस बेसिस पे? इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर ये हो गया। एटॉमिक मास देखते हैं बच्चे। इस वाले क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है बच्चे वो है 35। क्या है बच्चे? वो 35। ओके। तो और इस वाले क्लोरीन का है 36, इस वाले क्लोरीन का है 37। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है, देखो ये सारे 17 17 17 सेम है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। ओके। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे कि जो हमारे एटॉमिक नंबर है वो क्या है बच्चे? देखो ये रे सारे के सारे वो क्या है? सेम है। और यहाँ पे जो इनका एटॉमिक मास है 35 36 37 क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे ये एक आइसोटोप्स है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आइसोबार्स। बच्चे आइसोबार्स क्या होते हैं? स्टूडेंट, ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका सेम एटॉमिक मास होता है बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये आइसोटोप्स के उल्टे होते हैं बच्चे। इनका एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। आइए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे। इसका एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये जो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम है बच्चे, ये एक ऐसे एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है। आइए देखते हैं कैसे। इधर देखो बच्चे कि ये जो मेरा आर्गन है ना, ये जो एटॉमिक नंबर की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का होता है बच्चे 20। ओके। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की। तो जो हमारे आर्गन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बच्चे? इसका होता है 40। कितना होता है प्यारे बच्चों? 40। और इनका क्या होगा बच्चे? इनका भी एटॉमिक मास 40 होता है, पोटेशियम का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों के एटॉमिक मास तो बच्चे बिल्कुल सेम है ना, 40 40 40, बट इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 18 19 और 20। क्या है? 18 19 और 20, ठीक है ना। तो यहां हमें देखने को मिल रहा है कि इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एटॉमिक मास सेम है, इसलिए इसे हम आइसोबार्स कहते हैं।